हम्म, आज की कहानी के इस नए सफर में सभी साहित्य प्रेमियों और सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सभी का। तो साहित्य की दुनिया में कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ पन्नों पर छपे शब्द नहीं होती। बिल्कुल, वो समाज का एक आईना बन जाती हैं। एकदम सही। एक ऐसा बेबाक आईना जिसमें इंसान की फितरत अपनी पूरी सच्चाई के साथ दिखाई देती है। और आज की इस गहन चर्चा का जो विषय है वो उर्दू साहित्य के महान और सबसे निडर रचनाकार सादत हसन मंटो की कलम से निकली एक बेहद दिलचस्प, तीखी और व्यंग्यात्मक कहानी है। और उस कहानी का नाम है ऊपर, नीचे और दरमियान। हाँ, ऊपर, नीचे और दरमियान। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस कहानी की एक एक परत को खोलें, मंटो के उस छिपे हुए मारक व्यंग्य को समझें और इस कहानी के किरदारों की जो असली आवाज है उसे बिल्कुल करीब से महसूस करें। बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के पन्नों को खोलते हैं। अगर हम शुरुआत करें तो ये कहानी मंटो की साधारण कहन शैली का एक बहुत ही असाधारण उदाहरण है। हाँ, मतलब ये कहानी समाज के 3 अलग-अलग वर्गों की मानसिकता, उनकी शारीरिक और सबसे बढ़कर उनकी मानसिक स्थिति का एक बहुत ही हास्यपूर्ण लेकिन गहरा चित्र उकेरती है। सही बात है। यह दिखाती है कि कैसे समाज का सबसे ऊपर का वर्ग, यानी जो अत्यंत अमीर और अभिजात्य वर्ग है, वो अपनी ही रची हुई एक कृत्रिम नाजुकता में दम घोंट रहा है। और कैसे नीचे का मजदूर वर्ग तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी जीवंतता में सांस ले रहा है, और इन दोनों के दरमियान, मेरा मतलब है जो बीच का वर्ग है, वो इन सब का तमाशा देख रहा है। तो चलिए सबसे पहले कदम रखते हैं समाज के उस ऊपर वाले हिस्से में। सुनने वालों के लिए ये दृश्य बहुत ही रोचक होगा। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बेहद आलीशान बेडरूम है। कीमती कालीन बिछे हैं। हाँ, हर चीज सलीके से रखी है, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन है, एक खामोशी है। इस कमरे में मियाँ साहब और बेगम साहिबा बैठे हैं, जो कि पति पत्नी है। पति पत्नी हैं, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिला है उन्हें। उनके बीच की बातचीत में कोई गर्माहट नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, बस एक रूखी सी बेजान औपचारिकता है, बिल्कुल यांत्रिक सी। हाँ, मैं इस दृश्य को उसी नाटकीयता के साथ सामने रखती हूँ जिस तरह मंटो ने इसे बुना है। ध्यान से सुनिएगा। मियाँ साहब एक गहरी औपचारिकता के साथ बेगम की तरफ देखकर कहते हैं, बहुत देर के बाद आज मिल बैठने का इत्तेफाक हुआ है। इत्तेफाक हुआ है, जरा सोचिए। और बेगम साहिबा बिना किसी खास भाव के बस शिष्टाचार निभाते हुए जवाब देती हैं, जी हाँ। इस पर मियाँ साहब अपने रुतबे का मुजाहिरा करते हुए कहते हैं, मसरूफियतें बहुत, पीछे हटता हूं, मगर नाअहल लोगों का ख्याल करके कौम की पेश की हुई जिम्मेदारियां संभालनी ही पड़ती हैं। कौम की जिम्मेदारियां। और बेगम साहिबा उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं, मानो कोई रटा हुआ संवाद बोल रही हों। असल में आप ऐसे मामलों में बहुत नर्म दिल वाक़े हुए हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मतलब इस संवाद की सबसे बड़ी विडंबना ही इनकी एक खोखली व्यस्तता है। 2 लोग जो पति पत्नी हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए इत्तेफाक की जरूरत पड़ती है, किसी संयोग की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। मियाँ साहब ने जो कौम की जिम्मेदारियों का और बेगम ने अपनी सोशल एक्टिविटीज का जो भारी भरकम चोला ओढ़ रखा है, वो दरअसल अपनी ही इंसानी भावनाओं से भागने का एक बहाना है। सही कहा। वे इतने सभ्य हो गए हैं कि उनके बीच का इंसानी रिश्ता पूरी तरह से मशीन जैसा हो चुका है। और ये औपचारिकता तब और भी हास्यास्पद हो जाती है जब मियाँ साहब को अचानक कुछ याद आता है। वे बड़े ही गंभीर स्वर में कहते हैं, कल इत्तेफाक से मैं मजले साहबजादे के कमरे में जा निकला। वो लेडी चैटरलीज लवर पढ़ रहा था। लेडी चैटरलीज लवर? हाँ। बेगम साहबा एकदम से चौंक जाती हैं और कहती हैं, वो रुस्वाए जमाना किताब? मियाँ साहब हामी भरते हैं, हाँ बेगम। बेगम साहबा घबराहट में पूछती हैं, आपने क्या किया? और फिर मियाँ साहब का जवाब देखिए। बिल्कुल, मियाँ साहब बड़े फख्र से सीना चौड़ा करके बताते हैं, मैंने उससे किताब छीन कर गायब कर दी। जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, है ना? बेगम साहबा राहत की सांस लेती हैं और कहती हैं, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन असली हैरानी तो अब होती है। मियाँ साहब अपना अगला फैसला सुनाते हैं। वे कहते हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर से मशवरा करूं और उसकी रोजाना गिजा में तब्दीली करा दूं। डाइट बदल दे। और बेगम साहबा इसे बिल्कुल तार्किक मानते हुए कहती हैं, बड़ा सही कदम उठाएंगे आप। मतलब ये वाकया सचमुच हैरान करने वाला है। एक किताब को देखकर डाइट बदलने का ख्याल कहाँ से आ सकता है? यही तो मंटो यहाँ जिस बात पर प्रहार कर रहे हैं वो इसी वर्ग की भयानक अज्ञानता है।
उनका मानसिक खोखलापन है। सुनने वालों को यह समझना जरूरी है कि लेडी चैटरलीज लवर उस दौर की एक बहुत ही विवादित किताब थी, जिसे समाज में अश्लील माना जाता था। हाँ, बैन भी हुई थी कई जगह। बिल्कुल। तो एक जवान बेटे को वो किताब पढ़ते देखकर किताब छीन लेना, ये तो एक रूढ़िवादी पिता की सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन उसकी रोजाना डाइट या खुराक बदल देने का विचार अजीब है ना? बहुत अजीब। ये उनकी उस सोच को दर्शाता है जहां उन्हें लगता है कि इंसान की स्वाभाविक यौन जिज्ञासाएं महज एक मेडिकल कंडीशन है, जिसे खान-पान बदलकर ठीक किया जा सकता है। सही कहा। ये अभिजात्य वर्ग अपनी ही बनाई हुई बीमारियों के भ्रम में किस कदर अंधा हो चुका है, ये उसका सबसे सटीक उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग सच में इतने कमजोर हैं या इन्होंने इस बीमारी को एक आभूषण की तरह पहन रखा है? दिखावे के लिए। हाँ, क्योंकि इसके तुरंत बाद इस बेडरूम का माहौल एक अजीब दिशा में मुड़ता है। मियाँ साहब बेगम के करीब आना चाहते हैं। वो पूछते हैं, मिजाज कैसा है आपका? बेगम बड़ी ही ठंडी आवाज में कहती हैं, ठीक है। जब मियाँ साहब थोड़ा झिझकते हुए करीब आने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो बेगम तुरंत एक दीवार खड़ी कर देती हैं और पूछती हैं, लेकिन आपकी सेहत? सेहत? हाँ, मियाँ साहब जवाब देते हैं, सेहत अच्छी है, लेकिन डॉक्टर से मशवरा किए बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा और आपकी तरफ से भी मुझे पूरा इत्मीनान होना चाहिए। मतलब डॉक्टरों से इजाजत? हाँ। बेगम साहबा फौरन कहती हैं, मैं आज ही मिस सल्ढाना से पूछ लूंगी। मियाँ साहब कहते हैं, और मैं डॉक्टर जलाल से। और बेगम इस पूरी प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहती हैं, कायदे के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए। कायदे के मुताबिक, ये बहुत अहम शब्द है। और आखिर में बेगम एक हिदायत देती हैं, मफलर अच्छी तरह लपेट लीजिए, बाहर सर्दी है। और मियाँ साहब एक आज्ञाकारी मरीज की तरह शुक्रिया कहते हैं। ये इस वर्ग की ओढ़ी हुई नाजुकता का चरम है। एक पति पत्नी को एक दूसरे के करीब आने के लिए अपने डॉक्टरों से इजाजत लेनी पड़ रही है। बिल्कुल, जैसे कोई प्रोजेक्ट हो। हाँ, इन्होंने अपनी इंसानियत को, अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को ही किसी लैबोरेटरी का हिस्सा बना दिया है। इनके लिए अंतरंगता कोई भावना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मेडिकल जोखिम है जिसके लिए पहले डॉक्टरों की क्लियरेंस चाहिए। सही बात है। ये तो हुई उन अमीरों की बंद कमरों की बात, लेकिन जिन डॉक्टरों के नुस्खों पर ये सारा तमाशा चल रहा है, उनकी अपनी दुनिया कैसी है? चलिए अब हम उस आलीशान घर से बाहर निकलते हैं और चलते हैं समाज के दरमियान, यानी बीच के हिस्से में, जो कि बहुत ही यथार्थवादी हिस्सा है। एकदम। अस्पताल के गलियारे में डॉक्टर जलाल और मिस सल्ढाना मौजूद हैं। इन दोनों के बीच की बातचीत में जो तलखी है, वो किसी तमाचे से कम नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर जलाल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछते हैं, तुमने इजाजत दे दी? मिस सल्ढाना बेपरवाही से कहती हैं, जी हाँ। डॉक्टर जलाल हंसते हुए कहते हैं, मैंने भी इजाजत दे दी, हालांकि शरारत के तौर पर। शरारत के तौर पर? और मिस सल्ढाना हामी भरती हैं, मुझे भी। डॉक्टर जलाल इस तमाशे का मजा लेते हुए कहते हैं, पूरे 1 बरस के बाद। वो एंड मिस सल्ढाना उनकी बात पूरी करते हुए कहती हैं, हाँ, पूरे 1 बरस के बाद। 1 बरस का इंतजार, वो भी डॉक्टरों की हाँ के लिए? सबसे दिलचस्प है। हाँ, डॉक्टर जलाल कहते हैं, मैंने उसकी टीका लगा दिया। और मिस सल्ढाना बड़े मजे से कहती है, मैंने भी सिर्फ सादा पानी का। सादा पानी? हाँ। और डॉक्टर जलाल तसल्ली से कहते हैं, सादा पानी बेहतरीन चीज है। सादा पानी बेहतरीन चीज है, यह महज एक संवाद नहीं है। यह मध्यम वर्ग की दृष्टि से उच्च वर्ग की पूरी असलियत का पर्दाफाश है। मतलब वो जानते हैं कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है। बिल्कुल। ये डॉक्टर समाज का दरमियान है। वे जानते हैं कि इन अमीरों के दिल कमजोर नहीं है, बल्कि उनका दिमाग वहम का शिकार है। सादे पानी का इंजेक्शन दरअसल एक प्लेसिबो है, एक झूठा यकीन कि उनका इलाज हो रहा है। वे पीठ पीछे इन एलीट लोगों की कायरता का मजाक उड़ाते हैं। और ये मजाक बहुत जल्दी बहुत तल्ख हो जाता है। मिस सल्ढाना पूछती हैं, जलाल, अगर तुम इस बेगम के शौहर होते? डॉक्टर जलाल फौरन पलटकर पूछते हैं, अगर तुम इस मियाँ की बीवी होती? और फिर मिस सल्ढाना का जो जवाब है, वो बहुत गहरा है। हाँ, वो बिना किसी झिझक के कहती हैं, मेरा कैरेक्टर खराब हो गया होता। और डॉक्टर जलाल भी कहते हैं, मेरा जनाजा उठ गया होता। जनाजा उठ गया होता। इसके बाद डॉक्टर जलाल कहते हैं, हम जब भी सोसाइटी के इन आलुओं को देखने आते हैं, हमारा कैरेक्टर खराब हो जाता है। ये सोसाइटी के आलू कहना, ये किस तरह की उपमा है? देखिए, मंटू की लेखनी का जादू ही इन उपमाओं में है। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसका अपना कोई खास स्वाद नहीं होता, जो सुस्त है, बेडौल है, जमीन के नीचे दबी होती है, बेजान सी। लेकिन जीवन जीने के मामले में वो बिल्कुल सुस्त हैं। ऊर्जा ही नहीं है उनमें, बिल्कुल नहीं। मध्यम वर्ग के डॉक्टर
हर दिन जीवन की जद्दोजहद देखते हैं। उनका ये कहना कि अगर वे इन अमीरों की जगह होते तो उनका जनाजा उड़ जाता, ये साबित करता है कि वे इस घुटन भरी कृत्रिम जिंदगी को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एकदम सही। और डॉक्टरों की इस बेबाक टिप्पणी के बाद कहानी हमें वापस उसी आलीशान बेडरूम में ले जाती है। लेकिन अब जो दृश्य मंटो बुनते हैं वो पाखंड की सारी हदें पार कर देता है। क्लिनिकल रोमांस। हाँ, डॉक्टरों से इजाजत मिलने के बाद मियाँ और बेगम आखिरकार बेडरूम में मिलते हैं। उसी बेडरूम में तकिए के ठीक नीचे वही लेडी चैटलीज लवर किताब रखी है जिसे मियाँ साहब ने अपने बेटे से छीन लिया था। अश्लील बताकर। बिल्कुल। बेगम की नजर उस किताब पर पड़ती है और वो पूछती है, लेडी चैटरलीज लवर, ये आपने तकिए के नीचे क्यों रखी हुई है? मियाँ साहब बिना किसी शर्मिंदगी के बहाना बनाते हुए कहते हैं, मैं देखना चाहता था कि ये किताब कितनी बेहुदा और वाहियात है। हाँ, बेहूदगी चेक करने के लिए। और बेगम साहबा जो खुद उस किताब को जानने के लिए उत्सुक है, तुरंत कहती हैं, मैं भी आपके साथ देखूंगी। मतलब बहाना ये है कि समाज की नैतिकता बचानी है, लेकिन असल में लालसा उसी वर्जित किताब को पढ़ने की है ना? और बात यहाँ से आगे बढ़ती है। जब मियाँ साहब बेगम के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो बेगम साहबा अचानक पीछे हटकर पूछती हैं, ठहरिए, क्या आपने दांत साफ किए? ओहो। मियाँ साहब जवाब देते हैं, जी हाँ, मैं दांत साफ करके और डिटॉल के गरारे करके आया था। और बेगम भी तसल्ली देते हुए कहती है, मैं भी। डिटॉल के गरारे करके प्यार का इजहार। ये उस समाज का खोखलापन है जहां कीटाणुओं का डर भावनाओं पर हावी हो चुका है, और वो जो लेडी चैटलीज लवर वाला पाखंड है वो उनके दोगलेपन को पूरी तरह नंगा कर देता है। बिल्कुल। समाज के सामने नैतिकता का चोला और एकांत में दबी हुई इच्छाएं। हाँ, बस फर्क इतना है कि वे अपनी इच्छाओं को सीधे स्वीकार नहीं कर सकते। उसके लिए भी उन्हें किताब की बेहूदगी चेक करने का बहाना चाहिए। लेकिन ये पाखंड बहुत देर तक नहीं टिकता। किताब का पहला पन्ना अभी खुला भी नहीं है कि बेगम साहबा घबरा कर कहती हैं, ठहरिए, जरा मेरी नब्ज देखिए। फिर से मेडिकल इमरजेंसी। हाँ। मियाँ साहब उंगलियां बेगम की कलाई पर रखते हैं और कहते हैं, कुछ तेज चल रही है, मेरी देखिए। बेगम साहबा कहती हैं, आपकी भी तेज चल रही है। और फिर दोनों फैसला सुनाते हैं, दिल की कमजोरी। बिना किसी डिग्री के। बिल्कुल। थोड़ी देर बाद जब नब्ज नॉर्मल होती है तो मियाँ साहब किताब का एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, लेकिन वो सुनते ही नब्ज फिर तेज हो जाती है। स्वाभाविक है। इसके बाद इस कमरे में जो मेडिकल तैयारियां शुरू होती हैं वो किसी ऑपरेशन थिएटर से कम नहीं लगती। बेगम एक स्टॉपवॉच निकाल लेती हैं। स्टॉपवॉच नब्ज नापने के लिए? हाँ, सेकंड्स में नापने के लिए। पास ही एक स्मेलिंग सॉल्ट की शीशी रखी है। कमरे का तापमान बढ़ा दिया गया है। और तभी बिल्कुल अचानक से इस खामोशी को चीरते हुए मियाँ साहब को एक जोरदार छींक आ जाती है। एक छींक जिसने पूरा खेल बिगाड़ दिया। बिल्कुल। बेगम बुरी तरह घबरा कर पूछती हैं, ये आपको छींक क्यों आई? मियाँ साहब सहमी हुई आवाज में कहते हैं, मालूम नहीं। फिर बेगम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहती हैं, ओह, मैंने कमरे का टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय घटा दिया था, माफी चाहती हूँ। और मियाँ साहब क्या कहते हैं? मियाँ साहब कहते हैं, ये अच्छा हुआ कि छींक आ गई और बरवक्त पता चल गया। और इस भारी नुकसान की भरपाई के लिए मियाँ साहब 12 कतरे यानी ठीक 12 बूंद ब्रांडी की मांग करते हैं। सिर्फ 12 बूंद? हाँ। ब्रांडी पीने के बाद मियाँ साहब गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, तबीयत बहाल हो रही है। बेगम उन्हें आराम करने की सलाह देती है और मियाँ साहब हार मानते हुए कहते हैं, हाँ, मैं खुद इसकी जरूरत महसूस कर रहा हूँ। और इसी एक छींक के साथ ये पूरा का पूरा क्लिनिकल रोमांस थक कर सो जाता है, खत्म हो जाता है। हाँ। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये इंसान की उस त्रासदी को बयान करता है जहां वो अपनी प्राकृतिक भावनाओं को इतना ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश करता है कि अंत में वो एक मशीन बन जाता है, एक रोबोट की तरह। बिल्कुल। स्टॉपवॉच से नब्ज नापना, डिटॉल के गरारे करना और एक मामूली छींक आने पर जीवन के आनंद को रद्द कर देना, ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने जीवन को जीना छोड़ दिया है। वे सिर्फ बीमारी के डर में जी रहे हैं। उनका पूरा वजूद महज एक मेडिकल चार्ट बनकर रह गया है। सही कहा। अब आखिर में ये कहानी हमें उस घुटन भरे बेडरूम से एकदम से निकालकर समाज के सबसे निचले तबके की ओर ले जाती है। नीचे की दुनिया, नौकरों की दुनिया। हाँ। नौकर जो दिन भर की थकान से चूर है, नौकरानी से पूछता है, क्या बात है, आज बेगम साहबा नजर नहीं आई? नौकरानी जवाब देती है, तबीयत नासाज है उनकी। नौकर बताता है, मियाँ साहब की तबीयत भी नासाज है। दोनों बीमार है। हाँ। हाँ।
अब इस पर नौकर एक ऐसी जमीनी बात कहता है जो पूरी कहानी पलट देती है। वो कहता है, ये कुदरत का तमाशा, हमें तो आज बिस्तरे मर्ग पर होना चाहिए था। बिस्तरे मर्ग यानी मृत्युशैया पर। नौकरानी उससे टोकती है, लेकिन नौकर बेखौफ होकर कहता है, ना छेड़ो उनके बिस्तरे मर्ग का जिक्र, बड़ा शानदार होगा। खामखा मेरा जी चाहेगा कि उठाकर अपनी कोठरी में ले जाऊं। हाँ, शानदार मृत्युशैया। नौकरानी पूछती है, कहाँ चलें? तो नौकर पूरी ऊर्जा के साथ जवाब देता है, बढ़े ढूंढने जा रहा हूँ, चारपाई अब बिल्कुल जवाब दे चुकी है। और कहानी का आखिरी संवाद नौकरानी बोलती है, हाँ, इसमें कहना मजबूत लकड़ी लगाए। मजबूत लकड़ी लगाए, ये आखिरी दृश्य इस कहानी की असली आत्मा है। नीचे के वर्ग यानी मजदूर वर्ग की असीम ऊर्जा, उनकी बेखौफ जीवन शक्ति का ये बेहतरीन विश्लेषण है। बिल्कुल। जहां अमीर लोग सादे पानी के इंजेक्शंस और महज एक छींक आने से पस्त होकर आराम करने चले जाते हैं, वहीं ये नौकर जो दिन भर शारीरिक मेहनत करते हैं, वे जीवन का असली अनुभव कर रहे हैं। ये जो आखिरी संवाद है, मजबूत लकड़ी लगाए, ये सिर्फ एक टूटी हुई चारपाई की मरम्मत की बात नहीं लगती। मनी बिल्कुल नहीं। ये ऐसा लगता है जैसे ये जीवन को पूरी मजबूती के साथ जीने का ऐलान है। सत्य कहा आपने। नौकर का ये कहना कि हमें तो आज बिस्तरे मर्ग पर होना चाहिए था, एक बहुत ही मारक व्यंग्य है। असली मेहनत उन्होंने की है तो थकना उन्हें चाहिए था। पर नासाज वो अमीर मालिक हैं जो नरम गद्दों पर लेटे हैं। मंटो ने दिखा दिया कि जो वर्ग समाज में सबसे नीचे है, वही दरअसल जीवन के सबसे ऊपर है। इस विस्तृत विश्लेषण के बाद ये बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि मंटो की यह कहानी उर्दू साहित्य का एक अनमोल मास्टरपीस है। यह समाज के इन तीनों स्तरों का इतना सटीक एक्सरे कर देती है कि हम हैरान रह जाते हैं। बिल्कुल। और इन गंभीर सवालों से जुड़ा एक बहुत ही प्रासंगिक विचार आ रहा है, जिसे मैं चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरूर। मंटो ने ये कहानी दशकों पहले लिखी थी, लेकिन आज के इस आधुनिक युग पर गौर कीजिए। आज का ये सुरक्षित तकनीक से घिरा समाज, जहां हम अपनी हर कैलोरी को नापते हैं स्मार्ट वॉच पहनकर, अपनी दिल की धड़कनें चेक करते रहते हैं। सही बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी धीरे धीरे मंटो की कहानी के उसी नाजुक अभिजात्य वर्ग में तब्दील होते जा रहे हैं, जो जीवन को जीने के बजाय उसे सिर्फ डेटा में मापना और नियंत्रित करना चाहता है? क्या हमारी तकनीक हमें क्लिनिकल डर की तरफ तो नहीं धकेल रही? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को सीधे हमारे आज के जीवन से जोड़ देता है। क्या हम जिंदगी को जी रहे हैं या सिर्फ उसे नाप रहे हैं? यही सोचने वाली बात है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की कहानी के इस सफर को यहीं विराम देते हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में अंत तक साथ बने रहने के लिए सभी सुनने वालों का हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि जब भी कोई नई और दिलचस्प कहानी आए तो उसकी सूचना तुरंत सभी सुनने वालों तक पहुंच जाए। इसी तरह कहानियां सुनते रहें और जीवन को नापने के बजाय पूरी मजबूती के साथ जीते रहें। धन्यवाद।